बच्चों, आज हम सहायक पुस्तक कृतिका का मेरे संग की औरतों का आगे का अनुच्छेद पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार लेखिका की नानी ने देश की स्वतंत्रता के जुनून में लेखिका की माँ की शादी एक पढ़े लिखे स्वतंत्रता सेनानी से कर दी, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। लेखिका की माँ को ससुराल में भी कुछ भी कार्य नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि वो नाजुक, सुंदर और साहबी खानदान से थी, जिससे ससुराल के लोग प्रभावित थे। अब देखिए, अब इस अनुच्छेद में लेखिका ने बताया है कि नाना उनके पक्के साहब माने जाते थे। रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे, जिससे उनका दबदबा था, क्योंकि इतनी आन बान शान वाले साहब ने अपनी नाजुक लड़की एक क्रांतिकारी को सौंपी। लेखिका अपनी माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हुए कहती हैं कि वो निष्पक्ष, ईमानदार थीं और किसी की गोपनीय बातों को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थीं। लेखिका की माँ ने की जो शादी हुई ऐसी, तो वो ऐसा लगता है जैसे परियों की कथा, परी कथा मतलब मानो परियों की कथा हो, ऐसी कहानी लग रही थी कि एक इतने पैसे वाले घर के और एक बिल्कुल क्रांतिकारी जिनके घर में कुछ भी ना हो। उनकी माँ भारतीय माँ जैसी नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भारतीय माँ घर का सारा काम करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं, ऐसा लेखिका की माँ में कोई भी गुण नहीं था। कोई भी गुण ऐसा नहीं था कि वो ससुराल में काम कर रही हैं, बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रही, कुछ भी नहीं ऐसा करती थी। किंतु चूँकि वो, मैंने पहले ही बताया कि वो ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, किसी की कोई बात इधर उधर प्रकट नहीं करती थी, इसलिए उनका घर में बड़ा मान सम्मान था। उनकी माँ भारतीय माँ जैसी नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय माँ जैसे कार्य करती हैं, यानी अपने बच्चों का लालन पालन करना, घर के सारे कार्य करना इत्यादि नहीं कर। कुछ तो बीमारी के कारण और कुछ उनकी जो विशेषताएं थी, उनका ज़्यादातर समय जो है पुस्तकें पढ़ने में ही व्यतीत होता था। पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने में उनका ज़्यादातर समय किस में व्यतीत होता था? पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने में, क्योंकि वो कोई काम और नहीं करती थी। सारे कार्य नहीं, घर के सारे कोई भी कार्य नहीं करती थी वो। उनका सारा समय जो है केवल संगीत सुनने, और फिर भी उनका सभी लोग सम्मान करते थे। ऐसा नहीं था कि उनका घर में सम्मान नहीं है, वो जैसे चाहे लोग उन काम नहीं कर रहे हैं, या ससुराल जैसे है लोग ताने मार रहे हैं, कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी। लोग उनकी, और इसका कारण था उनकी विशेषताएं। सभी लोग उनसे हर कार्य में किंतु राय जरूर लेते थे, क्योंकि वो जो राय देती थी वो पत्थर की लकीर की तरह बिल्कुल मान्य होती थी। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा उनको बात ना मानी जाए। माँ की भूमिका यानी बच्चों के कार्य पिताजी पूरा कर देते। पिताजी हैं, दादी हैं और भी घर के अन्य सदस्य, सब लोग पिताजी के सारे कार्य माँ के सारे कार्यों को पूरा कर देते। वे अपने बच्चों के साथ केवल दोस्तों की तरह रहती, जैसे दोस्त लोग रहते हैं वैसे ही वो रहती थी। लेखिका के घर में सभी को अपना निजत्व बनाए रखने का, मतलब निजत्व माने अपनी बात, प्राइवेसी जिसको कहते हैं, प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी। मतलब सभी लोग अपने तरीके से जीवन जीते थे। अगर किसी की कोई चिट्ठी आती भी थी तो कोई दूसरा उसको खोलता नहीं थे। पहले ज़माने में चिट्ठियाँ ही चलती थी, तो अगर चिट्ठी किसी की आई और कोई उसमें ये नहीं पूछता था कि चिट्ठी क्यों आई है, किसकी है, कहाँ से है, क्या लिखा है, कुछ इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती थी। जिसकी आई वो खुद खोले, खुद पढ़े। पहले ज़माने में चिट्ठियाँ ही चलती थी, फ़ोन तो थे नहीं, इसलिए यही सब था। सबको अपनी, किसी की कोई चिट्ठी ना खोलता था और ना पढ़ता था और ना पूछता था कि इसमें क्या लिखा। छोटे से घर में
छोटे से घर में भाई बहन, और देखो लिखा निजत्व बना, निजत्व माने अपना, प्राइवेसी, निज माने अपना। तो उन्होंने कहा कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। मतलब छोटा सा घर, उसमें सास ससुर, संयुक्त परिवार होते थे पहले, एकल परिवार नहीं होते थे। आजकल तो पति पत्नी बच्चे केवल होते हैं। पहले ज़माने में सास ससुर, देवर जेठ जिठानी सभी लोग होते थे। तो ऐसे घर में भी रहकर हर व्यक्ति को अपना निश्चित बनाए रखने की छूट थी। हर एक को अपने निश्चित बनाए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सभी लोग जो है, 3 लोग भाई बहन लेखन के हवाले चले। मतलब 3 भाई बहन ये लोग लिखने लगे। इस अनुच्छेद में बताया गया, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत थी, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में लेखिका ने अपनी परदादी के बारे में बताया कि उन्हें भी लीक से हटकर चलने का शौक था। यानी परंपरा से हटकर केवल माँ और नानी ही नहीं चली, बल्कि लेखिका की परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था। उनके पास कभी 2 या 2 से अधिक धोतियाँ यानी साड़ी हो जाती थी तो वो एक दान कर देती थी। वे अपरिग्रह मतलब होता है संग्रह नहीं करती थी। मतलब उसको कभी भी वो इकट्ठा नहीं करती थी, कपड़े अलमारी में सजाती नहीं थी ढेर सारे। जो भी है वो 2 साड़ी रखती, एक धोई और एक पहनी। यही नहीं, लेखिका की माँ के लिए भी उन्होंने पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगी, जबकि समाज में सभी लोग लड़का ही मांगते हैं। अभी भी विचारों में ये समानता नहीं आ पाई है। मतलब सभी लोग आज भी लड़का ही मांगते, कोई ऐसा नहीं कि पहली बच्चा लड़की मांग ले। कितना भी लड़का लड़की समानता की बात की जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। किंतु लेखिका की परदादी ने उस जमाने में भी लड़की की मन्नत मांगी, और उसे पोशीदा मतलब छिपा कर ही मन्नत नहीं मांगी, सबसे बता कर के मांगी, छिपा कर नहीं रख, सबको बता दिया। भगवान ने भी उनकी सुनी है, और एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। उनके घर में लेखिका 5 बहनें हो गई। मतलब जबकि ऐसा नहीं था कि उनके घर में लड़कियां नहीं थी, उनके ख़ानदान में लड़कियां नहीं थी, ऐसा नहीं था। उनके यहाँ बहुत लड़कियां थी घर में। पर परदादी के विषय में ये कहा जाता था कि उनका भगवान से सीधा संबंध, मतलब वो भगवान से जो भी मांगती थी भगवान उसे पूरा करते थे, उनकी हर बात भगवान सुनते थे। लेखिका की परदादी का इतना प्रभाव था कि एक चोर का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक चोर को भी अपना बदल दिया, एक चोर का भी हृदय उन्होंने परिवर्तित कर दिया। अब ये चोर का हृदय कैसे परिवर्तित किया, उस घटना का उल्लेख करते हुए लेखिका ने लिखा है कि एक बार हवेली के तमाम लोग बारात में गए थे। नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द जो है, मतलब शादी में जैसे पहले औरतें नहीं जाती थी, सिर्फ आदमी लोग ही जाते थे। तो एक बार उन्होंने सारे बारात, शादी थी तो सभी लोग बारात में गए थे। दादी भी घर का शोर शराबा देख करके अपना कमरा छोड़ करके दूसरे कमरे में सो गई रात में, क्योंकि रात में सब औरतें गाना ना गा रही होंगी, तो वो जो है अपना उस शोर से हट करके अपना कमरा छोड़ के। चोर भी सब पता लगा चुका था कि घर में आज बारात जा रही है, क्या है, तो उसने भी अपना इंतजाम कर रखा था। वो सोचा था ये कमरा खाली है, इसी में हम जाएंगे। रात में चोर उसी कमरे में घुसा जहाँ परदादी सो रही थी। चोर भी सब पता लगाकर घुसा था, उसे तो पता ही था कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कि वो कमरा खाली होगा, हम सब सामान चुरा कर ले जाएंगे, औरतें नाच गाने में ही व्यस्त हो रहेंगी। उसे क्या पता था कि परदादी ने कमरा बदल दिया है। माँ जी ने वो जो परदादी थी, मतलब माँ जी, उनको ही कहा, चोर से पानी पिलाने को कहा। रात में जब चोर घुसा तो उससे क्या कहेंगे, पानी पिला दो, और अपना खाली लोटा पकड़ाकर कुएं से पानी भरकर लाने को कहा। उसको चोर खाली लोटा पकड़ा दिया और कहा कि पानी भरकर लाओ और उसे हिदायत भी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कस कर बांधियो और तरीके से छानियो। मतलब उन्होंने कहा कपड़ा मुंह पे, उन्होंने लोटा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कपड़ा मुंह पर कस कर बांधियो। चोर समझा वो अपने लिए, चोर तो मुंह ढक करके आया था, है, तो उसको जो है वो घबरा गया, चोर घबरा गया। वो सोचा कि इन्होंने हमें देख लिया।
उसका मतलब वो घबरा करके जल्दी से पानी लेने के लिए, और चोर कुएं से पानी लाया। तो परदादी ने क्या किया कि आधा पानी तो स्वयं पिया और आधा पानी चोर को पिला दिया, और चोर को पिला करके उन्होंने कहा कि अब तुम चाहे आधा पानी अपने पिए, आधा चोर को पिला, और पिला करके कहा कि अब हम दोनों माँ बेटे हो गए, दोनों माँ बेटे हो गए हैं। अब तुम जो हो चाहे चोरी करो और चाहे, लिखा है माँ बेटे हो गए, और चाहे खेती करो, कुछ भी काम करो ईमानदारी का। चोर भी बेचारा शर्म से किया, वैसी स्थिति हो गई। वो क्या किया, बेचारा किस लायक रह गया, वो चोरी करने लायक रह ही नहीं गया जब माँ बेटी का संबंध इन्होंने। तो इस तरह उन्होंने एक चोर को भला मानुस बना दी। और वो जब बहुत बूढ़ा हो गया था तो लेखिका ने भी उसने अपनी आंखों से देखा है।